मूवी की शुरुआत में हम एक काले रंग की एक जैसी चीज देखते हैं। ऐसा लगता है कि वो किसी भी पल टूट जाएगा। फिर हम एला नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक स्टॉप मोशन फिल्म बनाने में अपनी माँ सुजैन की मदद कर रही है, क्योंकि उसकी माँ के हाथ अर्थराइटिस की वजह से काम नहीं करते और हर गुजरते दिन के साथ उसकी माँ की हालत बिगड़ती जा रही है, यहाँ तक कि वो खाना खाने के लिए भी अपने हाथ इस्तेमाल नहीं कर सकती। एला की माँ अपने जमाने की एक मशहूर स्टॉप मोशन फिल्म मेकर है। उनकी गिनती लेजेंड्स में होती है। एला की माँ के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए वो अपने मरने से पहले अपनी आखिरी फिल्म कंप्लीट करना चाहती हैं, पर वो अपने हाथों से मजबूर हैं। इसीलिए अब एक तरह से एला ही उनके हाथ है। पर एला अपनी मॉम के साथ काम करते वक्त बहुत नर्वस रहती है, क्योंकि सुजैन अपने किरदारों के एक एक मूवमेंट को लेकर बहुत सावधानी बरतती है और कोई भी गलती होने पर एला को बहुत डांटती है। उन्हें लगता है कि एला बिल्कुल नाकारा है और वो कोई फिल्म नहीं बना सकती, पर एला को खुद पर भरोसा है कि वो भी अपनी माँ की तरह स्टॉप मोशन फिल्म्स बना सकती है। एक दिन एला अपनी माँ से कहती है कि उसके पास खुद के आइडियाज हैं जिन्हें वो फिल्म में डाल सकते हैं। उसकी माँ उससे डायरेक्टली पूछती है कि क्या आइडियाज हैं उसके पास, तो एला ब्लैंक हो जाती है और अपने मुँह से एक भी शब्द नहीं निकाल पाती। वो वापस जाकर काम में लग जाती है ताकि अपनी माँ के लिए सही फ्रेम क्लिक कर सके। एक रात एला अपने बॉयफ्रेंड टॉम से मिलकर लौटती है और जब वो काम में लगती है तो उसकी माँ को स्ट्रोक आ जाता है। एला अपनी मॉम को हॉस्पिटल ले जाती है तो उसे पता चलता है कि वो कोमा में चली गई है। अब एला के ऊपर एक बोझ है। वो अपनी माँ की मूवी को पूरा करना चाहती है, पर उसे नहीं पता कि वो अपनी माँ के बिना ये कैसे करेगी। वो घर आकर अपनी माँ को याद करने लगती है और अचानक वो इमेजिन करती है कि उसकी माँ एक पपेट बन गई है। रात में एला टॉम से मिलने जाती है तो टॉम कहता है कि वो उसके साथ रहने आ जाए ताकि वो इस मुश्किल वक्त में उसका ख्याल रख सके। पर एला अपनी माँ की फिल्म कंप्लीट करना चाहती है, इसीलिए वो टॉम से कोई शांत जगह ढूंढने को कहती है जिसे वो स्टूडियो की तरह इस्तेमाल कर सके। अगले दिन टॉम एला के लिए एक अपार्टमेंट रेंट पर ले लेता है। एला को वो जगह बहुत पसंद आती है। टॉम उसे बताता है कि इस बिल्डिंग में बहुत कम लोग रहते हैं, तो वो शांति से वहाँ अपना काम कर सकती है। फिर टॉम चला जाता है और एला उस जगह को एक्सप्लोर करने लगती है। तभी उसे सीढ़ियों पर एक बच्ची मिलती है जिसे एक साइलेंट स्माइल देकर एला अपने अपार्टमेंट में चली जाती है। फिर एला रूम में मूवी का सेटअप लगा देती है और शूट करने लगती है। तभी अचानक एला को उस बच्ची के गाने की आवाज आती है। वो उसे रोकने के लिए जाती है तो वो बच्ची उसे अपने दरवाजे के बाहर ही खड़ी मिलती है। वो बच्ची एला से पूछती है कि वो क्या कर रही है, तो एला उसे अपने काम के बारे में समझाती है। साथ ही वो उसे उस फिल्म की कहानी भी बताती है। वो बच्ची कहती है कि ये बहुत बोरिंग है और वो एला को दूसरी कहानी पर काम करने के लिए कहती है। वो उसे खुद की एक कहानी सुनाती है जिसमें एक लड़की जंगल में खो जाती है। वो बहुत डरी हुई है, कोई है जो उसका पीछा कर रहा है और वो उससे बचने के लिए भाग रही है। एला पूछती है कि कौन उसका पीछा कर रहा है, तो वो बच्ची उसे आगे की कहानी बताने की बजाय कहती है कि इन वैक्स के पपेट्स में जान नहीं है, कुछ ऐसा इस्तेमाल करो जिससे लगे कि ये रियल है। फिर वो बच्ची वहाँ से चली जाती है। रात में एला एक सपना देखती है जिसमें वो खुद को उसी कहानी की तरह एक जंगल में पाती है और उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। एला इस सपने से बहुत डिस्टर्ब्ड है। वो देखती है कि उसकी प्रोजेक्ट टेबल पर अलग तरह का सेटअप है, उसी कहानी के जंगल की तरह, और उसमें एक लड़की का पपेट भी है, ठीक उसी कहानी की तरह जो उसे उस बच्ची ने सुनाई थी। उसके लैपटॉप में उस सेटिंग का एक सीन भी शूट होकर रिकॉर्डेड है। वो सीन उसे काफी पसंद आता है, पर उसे याद नहीं कि वो सीन उसने कब शूट किया। अगले दिन टॉम की बहन पॉली एला से मिलने आती है, तो पॉली एला का प्रोजेक्ट देखती है। पॉली भी एला की तरह एक स्टॉप मोशन आर्टिस्ट है और एक कंपनी में काम करती है। उसे एला का प्रोजेक्ट बहुत पसंद आता है और वो उसे अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट में शामिल होने का ऑफर देती है, पर एला उसे मना कर देती है क्योंकि फिलहाल वो इंडिविजुअल काम ही करना चाहती है। पॉली वहाँ से चली जाती है तो वो बच्ची फिर से एला के अपार्टमेंट में आती है। वो ये देखकर खुश हो जाती है कि एला उसकी स्टोरी लाइन पर फिल्म बना रही है, पर फिल्म देखते देखते वो थोड़ी डिसअपॉइंट हो जाती है। एला पूछती है कि क्या हुआ। वो बच्ची जवाब देती है कि जो पपेट एला ने मूवी में इस्तेमाल की है वो रियलिस्टिक नहीं लग रही। वो बच्ची किचन से कच्चा मीट ले आती है और एला को पपेट की स्किन उस मीट से बनाने को कहती है। एला हैरान रह जाती है और ऐसा करने से साफ मना कर देती है, तो वो बच्ची उसे एक बार ट्राई करके देखने को कहती है। अब एला कच्चे मीट से पपेट को बनाती है तो वो लड़की और ज्यादा रियल और डरावनी लगने लगती है। फिर एला सीन शूट करती है तो वो सीन भी और ज्यादा रियलिस्टिक और खतरनाक लग रहा था। अब वो बच्ची एला को आगे की कहानी बताती है और कहती है कि वो लड़की एक आदमी से डरकर भाग रही है। वो भागते भागते एक घर में छुप जाएगी। वो आदमी लगातार 3 रातें वहाँ आएगा। पहली रात वो उस लड़की को देखेगा। एला इसी स्टोरी लाइन के मुताबिक सीन शूट कर लेती है।
वो बच्ची से पूछती है कि ये आदमी जिससे वो लड़की भाग रही है, हम इसका नाम क्या रखें? तो बच्ची कहती है कि इसका नाम होगा ऐशमैन। और इतना कहते हुए वो उस पपेट पर राख छिड़क देती है और वो पपेट भी काफी डरावना लग रहा है। रात में एला सो रही होती है तो अचानक उसे दरवाजे पर नॉक सुनाई देती है। वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ वही बच्ची होती है। वो एला को जंगल में ले जाती है और कहती है कि उन्हें ऐशमैन के पपेट को भी और ज्यादा रियलिस्टिक बनाना होगा। वो एला को एक मरी हुई लोमड़ी दिखाती है और एला को उसके मांस से ऐशमैन बनाने को कहती है। एला कहती है कि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाली, तो बच्ची कहती है कि वो उसे आगे की स्टोरी नहीं बताएगी। एला कहती है कि वो खुद ही आगे की स्टोरी बना लेगी। बच्ची कहती है कि क्या सच में? तो बना लो, और वहाँ से चली जाती है। एला जब आगे की स्टोरी सोचने लगती है तो उसे कुछ भी नहीं सूझता और उसे रियलाइज होता है कि वो उतनी क्रिएटिव नहीं है जितना वो खुद को समझती है। उसकी माँ को भी तो यही लगता था, क्योंकि जो फिल्म वो उनके साथ बना रही थी उसमें भी पूरा दिमाग उन्हीं का था। वो तो बस उनके इशारे पर काम करती थी। एला बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कहानी को कैसे खत्म करे। फिर एला टॉम और पॉली की एक पार्टी में जाती है और वो पॉली से ड्रग्स मांगती है, क्योंकि पॉली उससे कहा करती थी कि ड्रग्स लेने के बाद उसकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। तो एला को लग रहा है कि क्या पता ड्रग लेने के बाद उसे भी कुछ क्रिएटिव आइडिया आ जाए। वो ड्रग लेने बाथरूम में जाती है। तभी वहाँ पार्टी में दो लोगों की लड़ाई हो जाती है और एक आदमी के सर पर गहरा कट लग जाता है। एला उसके कट में हाथ डालकर देखने लगती है और तभी उसे रियलाइज होता है कि उसका हाथ उस बच्ची ने पकड़ा हुआ है। एला उसे फॉलो करते हुए फिर से उसी मरी हुई लोमड़ी के पास पहुंच जाती है। वो बच्ची एला से कहती है कि अगर उसे आगे की कहानी जाननी है तो उसे उसकी बात माननी होगी। एला इस बात के लिए तैयार हो जाती है और वो उस डेड लोमड़ी को अपार्टमेंट में ले आते हैं। उसके मांस और बालों से एला एक नया ऐशमैन तैयार करती है। फिर वो शूट करने लगती है और तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। वो बाहर आकर देखती है तो उसे सीढ़ियों के नीचे ऐशमैन का कंधा नजर आता है। वो घबरा जाती है और वहाँ से भागकर वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाती है। तभी उसे अपने दरवाजे के बाहर ऐशमैन की आहट सुनाई देती है और जब वो मैजिक आई से देखती है तो उसे ऐशमैन की खूनी लाल आंख दिखाई देती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। फिर उसकी आंख खुलती है तो वो टॉम को वहाँ पाती है। वो रियलाइज करती है कि वो जमीन पर ही सो गई थी। टॉम उसकी हालत देखकर कंसर्न्ड है। वो कहता है कि कल रात पॉली ने मुझे बताया कि उसने तुम्हें ड्रग्स दिए थे। एला को लगता है कि कहीं उसने ड्रग के नशे में ही तो वो सब नहीं देखा, पर फिर वो देखती है कि ड्रग तो उसी के पास जैसे का तैसा पड़ा है। टॉम उसे काम से ब्रेक लेने को कहता है और उसे अपने घर ले आता है। एला शावर लेने लगती है तो उसे अपनी बॉडी वैक्स जैसी महसूस होती है, बिल्कुल अपने फिल्म के पपेट्स की तरह। पर फिर उसे रियलाइज होता है कि ये बस उसका भ्रम था। फिर जब एला सो रही होती है तो उसे स्लीप पैरालिसिस हो जाता है और वो देखती है कि उसकी मूवी की पपेट वहाँ आकर उसकी थाई चीर देती है। एला को बहुत दर्द होता है और वो चीखते हुए उठ जाती है। टॉम उसकी हालत से परेशान है तो वो उसे बेटर फील कराने के लिए रेस्टोरेंट ले जाता है। वहाँ पर भी एला को वो बच्ची नजर आती है। एला वॉशरूम जाती है तो वो वहाँ भी आ जाती है और पूछती है कि क्या वो आगे की कहानी नहीं जानना चाहती। एला कहती है कि वो अभी इस पर काम नहीं करना चाहती। रात में टॉम एला से कहता है कि उसकी बहन ने उसे जो उसकी कंपनी में जॉब ऑफर की थी वो उसे एक्सेप्ट कर ले, इससे उसका दिमाग डाइवर्ट होगा जो उसके लिए अच्छा रहेगा। एला टॉम की बात मानकर अगले दिन पॉली के ऑफिस चली जाती है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि पॉली ने उसका फिल्म आइडिया चुरा लिया है। पॉली एला से कहती है कि जैसा वो सोच रही है वैसा नहीं है, वो बस उसकी कहानी से इंस्पायर्ड है। एला को बहुत गुस्सा आता है और वो पॉली का बनाया सेट तहस नहस कर देती है। वो तुरंत उस जॉब को छोड़ देती है। फिर हम देखते हैं कि एला अपनी मॉम से मिलने गई है। उनकी हालत में कोई सुधार नहीं है, पर तभी एला इमेजिन करती है कि उसकी माँ उठ गई है। वो एला से कहती है कि तुम बस एक पपेट हो, जैसे पपेट्स की डोर दूसरे के हाथों में होती है और वो खुद से कुछ नहीं कर सकते और बाद में काम खत्म होने के बाद उन्हें डिब्बे में बंद कर दिया जाता है। तुम भी वैसी ही हो, क्योंकि उसने कभी भी खुद की कोई कहानी नहीं बनाई थी। रात में फिर से वो बच्ची एला के पास आती है और आगे की कहानी सुनाती है। वो कहती है कि दूसरी रात ऐशमैन उस घर में एंटर कर जाता है जिसमें वो लड़की छुपी हुई है और वो उसे टच करता है। एला जो पहले से ही अपनी माँ की बातों से डिस्टर्ब्ड है, साबित करना चाहती है कि वो भी कहानी क्रिएट कर सकती है। तो वो बच्ची से कहती है कि नहीं, दूसरी रात वो लड़की ऐशमैन से बचकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाएगी। बच्ची कहती है कि तुम कहानी को चेंज नहीं कर सकती, वो चाहे तो चेंज करके देख ले, पर उसकी कहानी कभी चेंज नहीं हो सकती। वो बच्ची वहाँ से चली जाती है। उसके बाद एला प्रोजेक्ट पर काम करने लगती है तो देखती है कि उसके प्रोजेक्ट से असली का ऐशमैन बाहर निकल आया है। एला वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो उसकी टांगे मुड़ जाती हैं। ऐशमैन उसे पकड़ता है और अपने मुंह से एक काले रंग का एग निकालकर
उसके मुंह के अंदर डाल देता है। उसके बाद एला वहीं बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। उसके पैर में एक गहरा घाव लग गया है। टॉम उसे लेकर बहुत कंसर्न्ड है। उसे लगता है कि एला का प्रोजेक्ट ही उस पर नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है और वो उसके सेट को डिसमेंटल करने के लिए जाने लगता है। पर एला उसे रोक लेती है और कहती है कि वो खुद ये काम करेगी। पर टॉम कहता है कि वो दोनों ये साथ में करेंगे और वो उसके अपार्टमेंट की चाबी लेकर चला जाता है। जब वो हॉस्पिटल में होती है तभी उसे पता चलता है कि उसकी माँ की डेथ हो गई है। सारी जिंदगी उसकी माँ ने उसे कंट्रोल किया पर अब उसे जज करने वाला कोई नहीं है। वहीं हॉस्पिटल में उसे फिर से वो बच्ची दिखती है। एला उसके साथ अपार्टमेंट में दरवाजा तोड़कर आ जाती है ताकि वो अपनी फिल्म कंप्लीट कर सके। वो बच्ची एला को सजेशंस देने लगती है। तभी एला उसे अपने पास बुलाती है और उसे गला घोंटकर मार देती है। पर अगले ही पल वो फिर से उस बच्ची को अपने पास खड़ा देखती है। एला बहुत हैरान है। वो उससे लिपटकर रोने लगती है। वो समझ गई है कि वो उससे पीछा नहीं छुड़ा सकती और उसे उसके कहे मुताबिक ही चलना होगा। अब वो बच्ची एला से कहती है कि उन्हें ऐशमैन को दिखाने के लिए नया मांस चाहिए होगा क्योंकि पुराना मांस सड़ चुका है। तो एला अपने ही पैर के घाव के टाँके खोलकर उसमें से मांस निकालती है। तभी वहाँ टॉम और पॉली आ जाते हैं और ये सब देखकर शॉक रह जाते हैं। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर एला टॉम को सीढ़ियों से धक्का दे देती है और पॉली को वो एक ट्राइपॉड से मार डालती है। फिर वो टॉम के पास जाती है जो बुरी तरह घायल है। वो उसे उसकी सांसें रोककर मार डालती है। फिर वो उनके मांस से ऐशमैन और जंगल में खोई लड़की के लाइफ साइज पपेट बनाती है। वो बच्ची एला से कहती है कि वो अब इस फिल्म को पूरा करेंगे। जब वो दोनों पपेट सामने सामने खड़े होते हैं तो अचानक ऐशमैन एला की ओर बढ़ने लगता है। यहाँ वो समझ जाती है कि उस कहानी में जो लड़की थी वो वही है। अब वो बच्ची घबरा कर कहती है कि ये तो कहानी का हिस्सा नहीं है, ये क्या हो रहा है। एला अपने डर पर काबू करते हुए ऐशमैन को खुद पर हमला करने देती है। वो एला के मुंह को नोचने लगता है तो उसके चेहरे से वैक्स निकलती है। हमें वो एग भी दिखाया जाता है जिससे मूवी की शुरुआत हुई थी। वो फाइनली टूट जाता है और फिर हम देखते हैं कि एला खुद अपने चेहरे से वैक्स निकालकर ऐशमैन को देने लगती है। ये दर्शाता है कि एला ही पपेट है और उसने अपने आप को अपने डर के हवाले कर दिया है और ऐशमैन उसके अंदर के डर और इनसिक्योरिटीज को ही रिप्रेजेंट करता है। और वो एग एक तरह से एला के कॉन्फिडेंस को दर्शाता है जिसका टूटना एक नएपन और नई लाइफ का संकेत है जिसे हम आफ्टर लाइफ कह सकते हैं। आखिरी सीन में एला खुद को एक जंगल में पाती है। वहाँ बिल्कुल वैसा ही एक घर है जो उसने फिल्म सेटअप में बनाया था। वो उसके अंदर जाती है तो वहाँ वो बच्ची होती है। वो एला की फुटेज देख रही है जिसमें एला उसी अपार्टमेंट में जमीन पर मरी पड़ी है। वो बच्ची उससे कहती है कि फिल्म बहुत अच्छी है। एला मुस्कुराती है और वहाँ पड़ी एक बॉक्स में लेट जाती है और फिर वो खुद को उस बॉक्स में बंद कर लेती है। वो बच्ची उसे एक स्माइल पास करती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। और ये आखिरी सीन एक तरह से एला का आफ्टर लाइफ सीन ही था। अब सवाल ये है कि वो बच्ची कौन थी। तो वो छोटी बच्ची दरअसल एला की माँ को रिप्रेजेंट कर रही थी। अपनी माँ के कोमा में चले जाने के बाद एला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो उसने उनकी कमी को पूरा करने के लिए उस बच्ची को इमेजिन करना शुरू कर दिया। वो एला को वैसे ही गाइड कर रही थी जैसे उसकी माँ किया करती थी। एला उसकी पपेट बन गई थी। वो बस एक बार अपनी माँ को अपने काम से खुश देखना चाहती थी। और फिल्म का आखिरी सीन जो कि एला की आफ्टर लाइफ है उसमें यही दिखाया गया है कि फाइनली उसकी माँ उसकी फिल्म की तारीफ करती है और ये एला की खुद की फिल्म है क्योंकि आखिर में जब ऐशमैन उसकी ओर मुड़ा तो वो बच्ची कहती है कि कहानी में ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब कि एला ने ही उस कहानी को अपने डिसीजन से बदल डाला, चाहे भले ही उसे उसके लिए अपनी हर खुशी को कुर्बान करना पड़ा, टॉम की जान लेनी पड़ी। और वो बॉक्स जिसमें एला ने खुद को बंद कर लिया वो उसी पपेट के बॉक्स को रिप्रेजेंट करता है जिसकी बात उसकी माँ ने उससे हॉस्पिटल में कही थी। और एला ने भी इस बात को मान लिया है कि वो एक पपेट ही है। मेरे ख्याल से मैंने सभी पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अगर आपकी कोई थ्योरी है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।